वेलकम स्टूडेंट्स। अब देखिए, मैं आज आप लोगों को बायो सेवर्ट्स लॉ के बारे में बताऊंगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है ये। बायो सेवर्ट दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक लॉ दिया। ठीक है, इसको ध्यान से समझिए। इसका दूसरा नाम है लैप्लस लॉ और इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। ठीक है, बायो सेवर्ट दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्चुअली ये इनवर्स स्क्वायर लॉ आप समझ सकते हैं कि जैसे कि ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन में ये लॉ यूज होता था। कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स में भी ये लॉ यूज होता था। तो बायोसेवर्ट ने ये सोचा कि मैग्नेटिज्म जो है, जिस तरह से ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इन्वर्स स्क्वायर लॉ का यूज किया जा सकता है, उस तरह से क्या मैग्नेटिज्म में भी किया जा सकता है। तो उन्होंने वहीं से इन्फ्लुएंस होकर के इस लॉ को डिस्कवर किया। ठीक है, तो यहाँ भी एक करंट कैरिंग एलिमेंट लिया गया। यहाँ पर देखिए, इस फिगर में आप देख रहे हैं कि ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है, ये एक स्मॉल लेंथ है DL। ठीक है, ये एक वायर है, ये XY क्या है, एक वायर है, कंडक्टर है। इसमें एक स्मॉल लेंथ है ये DL, जिसमें ये अप्रोचेस टू जीरो है ये। ठीक है ना, मतलब बहुत ही छोटा सा लेंथ है ये, जीरो तो नहीं है लेकिन टेंड्स टू जीरो है। इसमें आई करंट पास हो रही है। ठीक है, तो इसे कहेंगे करंट कैरिंग एलिमेंट, IDL कहते हैं। ठीक है, तो अब इस कंडक्टिंग वायर में एक P पॉइंट लिया हमने, जिसकी पोजीशन वेक्टर R वेक्टर है, मतलब R डिस्टेंस पर एक P पॉइंट है। इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगी, ये कैलकुलेट करना है। ये DB, चूंकि हमने एक स्मॉल लेंथ लिया है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल हो जाएगी। DB वेक्टर ले लिया ने, D मतलब स्मॉल, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसकी डायरेक्शन इनटू द पेज हो रहा है, परपेंडिकुलरली इनटू द पेज, इस तरह से। ठीक है ना, ये डायरेक्शन की बात करता हूँ मैं अभी, पहले मैग्नीट्यूड निकाल लें। चूँकि वेक्टर क्वांटिटी है मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए इसमें मैग्नीट्यूड भी होंगे और डायरेक्शन भी होंगे। ठीक है ना, तो पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे फिर डायरेक्शन निकालेंगे। ये बात समझ में आ रही है। और ये थीटा क्या है, ये थीटा इस DL वेक्टर और ये R वेक्टर के बीच का एंगल है, ये थीटा। आई करंट इसमें से पास हो रही है। तो देखिए, एक करंट एलिमेंट से यदि हम लोग R डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहें तो उसकी मैग्नीट्यूड क्या बनेगी। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट हुआ कि ये पहला इक्वेशन DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। ये बात समझ में आ रही है। तो देखिए, जो मैंने अभी समझाया है वही सब इस नोट्स में लिखा हुआ है। यहाँ से इस पैराग्राफ से लेकर के यहाँ तक जो है, जो बात मैंने अभी कही है वही लिखी हुई है, आप इसे रीड कर लेंगे। अब मैं ये कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के बारे में डिस्कस करूँगा अभी। देखिए, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है क्या। पहला पॉइंट, DB जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब यदि करंट बढ़ा देंगे इस वायर में, कंडक्टिंग वायर में करंट को बढ़ा दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि करंट बढ़ रहा है मतलब इसके चारों तरफ एनसर्किल्ड मैग्नेटिक फील्ड बन रहे हैं, बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड बन रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड एनसर्किल्ड बन रहे हैं। तो करंट बढ़ा देने से मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाते हैं। और यदि हम लोग लेंथ ले लें, मान लीजिए ये लेंथ हमने बहुत ही छोटा ले लिया है, सपोज करो कि 1 सेंटीमीटर ले लिया इस, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की जो भी वैल्यू आएगी, इसको यदि डबल कर दें हम लोग तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी डबल हो जाएगी, है कि नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये भी हमने सेकंड पॉइंट में लिख दिया। अब ये साइन थीटा के साथ में भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। मतलब यदि हम लोग इन दोनों के बीच का एंगल बढ़ा दें, इन दोनों के बीच का एंगल यदि हम लोग बढ़ा देंगे तो फिर मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड भी बढ़ जाएगी। ये बात समझ में आ रही है। जैसे देखिए, इन दोनों के बीच का एंगल, ये एक DL वेक्टर है, ये पेंसिल, और ये भी, ये ब्लैक पेंसिल जो है वो R डिस्टेंस है, तो इसके बीच का एंगल ये थीटा। ठीक है ना, अब ये थीटा यदि 0 डिग्री हो जाए तो इन दोनों के बीच में एक्सियल लाइन पर हो जाएगा। थीटा यदि 90 डिग्री हो जाए तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो जितना हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएंगे एंगल भी उतना ही ज़्यादा बढ़ते जाएगी। अभी ये भी एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला। तो ये 3 पॉइंट हो गए। और फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा है कि ये डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि हम लोग डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्क्वायर में कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर P पॉइंट, यदि P पॉइंट यहाँ पर हो, यदि P पॉइंट यहाँ पर हो और ज़्यादा दूर ले जाए, ठीक है ना, यहाँ पर हो, तो जितना हम लोग दूर जाते रहेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्क्वायर में कम होता जाएगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए, इन चारों पॉइंट को यदि हम लोग कंबाइन कर दें, इन चारों पॉइंट को, तो हमें क्या मिलेगा। कंबाइन करने के बाद DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। बात समझ में आ रही है।
कंबाइन करके हमें ये इक्वेशंस मिला, डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। यदि हम लोग प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो इक्वल साइन रखेंगे, कुछ कांस्टेंट पुट करना पड़ेगा जिसे के कह रहे हैं, तो यहाँ पर के आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर हो गया। एसआई सिस्टम में के की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। यहाँ पर देखिए के की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और सीजीएस सिस्टम में के की वैल्यू होती है 1। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो अच्छा, म्यू की अपनी एक पर्सनल वैल्यू भी है, वो क्या है, वो है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। इसकी यूनिट टेस्ला पर एम्पेयर मीटर। ये हम लोग यहाँ से यूनिट निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला, ठीक है ना। और यहाँ पर ये लेंथ से एक लेंथ कैंसिल आउट हो गया, ये मीटर बच गया, ये मीटर इधर चला गया तो टेस्ला मीटर हो गया, और ये एम्पेयर इसकी यूनिट ये नीचे आ जाएगी इधर की तरफ को, तो एम्पेयर स्क्वायर हो जाएगी ये, ठीक है ना। इस तरह से टेस्ला पर एम्पेयर मीटर, इस तरह से इसकी यूनिट बन गई। तो और ये म्यू नॉट है क्या, ये म्यू नॉट एक्चुअली एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये म्यू नॉट जीरो, ये जीरो मतलब फ्री स्पेस, ठीक है ना, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी कहते हैं इसे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में एप्सिलॉन नॉट था, एब्सोल्यूट परमिटिविटी था यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, अब यहाँ पर मैग्नेटिज्म में म्यू नॉट है, मतलब एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, ठीक है ना। ये दो अलग अलग नाम है। तो देखिए हमारा यही है फर्स्ट इक्वेशन जो है, यही हमें फाइंड आउट करना था। यही है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डी बी, मतलब एक स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए पी पॉइंट पर, आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट है, उस पी पॉइंट पर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका एक्सप्रेशन हो जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये डिराइव कर दिए गए हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब यदि हम लोग ये स्मॉल लेंथ के लिए हो गया, यदि हम लोग टोटल कंडक्टर की बात करें तो ये देखिए टोटल कंडक्टर की बात करेंगे तो उसमें कुछ इस तरह से हम लोग लेंगे। पहले तो हम लोग वेक्टर फॉर्म में यदि देखें तो वेक्टर फॉर्म में ये एक्सप्रेशन बन रहा है, ये आया कहाँ से, वेक्टर फॉर्म का एक्सप्रेशन ये कैसे आया, ये देखिए, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये तो था ही। न्यूमेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही हम लोग आर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा कर सकते हैं, ये कैंसिल आउट होकर पहले जैसा ही बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या काम किए हैं कि ये दोनों मल्टीप्लाई होकर आर क्यूब हो गया, ठीक है, और आई को हमने बाहर ले लिए, डी एल आर साइन थीटा, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, डी एल वैक्टर और आर वैक्टर, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एल आर साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें वेक्टर फॉर्म में मिल गया, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया डायरेक्टली। अब देखिए यदि हम लोग ये डी बी जो है वो स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए है, यदि हम लोग टोटल कंडक्टर की बात करें तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना, डेरिवेटिव है इधर को आएगा तो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बस इंटीग्रेशन का सिंबल दे देंगे। ये होल कंडक्टर के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मतलब पूरे वायर में मैग्नेटिक फील्ड उस पी पॉइंट पर निकल करके आएगा, उसका एक्सप्रेशन है ये, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग डायरेक्शन की बात करेंगे कि डायरेक्शन कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि डायरेक्शन जो है वो हम लोग दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, एक तो राइट हैंड रूल के हिसाब से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, एक जो है डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, स्क्रू रूल की मदद से भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड में राइट हैंड रूल कहने का मतलब क्या है, जैसे ये कंडक्टिंग वायर है, तो कंडक्टिंग वायर में देखिए आप राइट हैंड के थंब को करंट जिधर फ्लो हो रहा है उधर रख दीजिए, ठीक है ना, और फिंगर जिधर आपको फाइंड आउट करना है, थंब को हमने इधर रख दिया करंट के डायरेक्शन में, ठीक है, और जिधर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है उधर आप फिंगर को ओपन कर दीजिए। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर हमने फिंगर को ओपन कर दिए और इसे कर्ल कर लीजिए, कर्ल कर लेंगे फिंगर को, तो ये देखिए फिंगर नीचे की तरफ को जा रही है, मतलब इनटू द पेज, इसलिए हमने डायरेक्शन यहाँ पर इनटू द पेज लिख दिया, ठीक है। ये देखिए हमने इसको डायरेक्शन में इधर लिखा, फिंगर खोल दी, जैसे करंट इधर फ्लो हो रहा है इधर थंब को रख दिए, फिर फिंगर को ओपन कर दिए और कर्ल किए, तो कर्ल कर रहे हैं तो ये फिंगर इनटू द पेज जा रहा है ना, इसलिए इसकी डायरेक्शन। मान लो ये पी पॉइंट यदि इस साइड होता है, यहाँ पर होता लेफ्ट हैंड साइड में, तो आप पहले तो करंट की डायरेक्शन में थंब को रखिए और लेफ्ट हैंड साइड में मान लीजिए यहाँ पर ये पी पॉइंट है, यहाँ पर जहाँ पर ये उंगली में दिखा रहा हूँ, अब वहाँ पर आप फिंगर को ओपन कर दीजिए, ठीक है ना, और उसके बाद फिर कर्ल कीजिए, तो देखिए फिंगर आपका आउटवर्ड आ रहा है, ठीक है, तो आउटवर्ड आ रहा है तो यहाँ इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में आउटवर्ड हो जाता, यहाँ पर इनटू द पेज हो रहा है, ठीक है। तो थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन को शो करता है और कर्ल फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो यही हमारा राइट हैंड रूल जो कि हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है।
और स्क्रू रूल भी वही है, जैसे मान लीजिए आप स्क्रू ड्राइवर, यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप देखोगे तो ये डीएल वेक्टर है और आर वेक्टर है, ये एक ही प्लेन पर है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द पेज है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। जैसे मान लीजिए आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये क्या हो रहा है, ये देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब इनटू द पेज हो रहा है, ठीक है ना, क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहा है ना इसलिए। और यदि आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये ऊपर की तरफ को आएगा स्क्रू रूल की मदद से। दोनों में से कोई भी रूल यूज कर लीजिए, ये राइट हैंड वाला ज़्यादा बढ़िया है, राइट हैंड का यूज कीजिए आप, राइट हैंड रूल के हिसाब से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इनटू द पेज होता है, ठीक है। तो ये इसकी डायरेक्शन हमने लिख दी है यहाँ पर। अब स्पेशल केसेस देख लीजिए, स्पेशल केसेस देखेंगे कि हमारा फिनिश हो जाएगा टॉपिक। तो जैसे थीटा की वैल्यू यदि 0 डिग्री रख दे या फिर 180 डिग्री रख दे तो साइन 0 डिग्री हो जाएगा, मतलब एक्सियल लाइन पर है तो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर 0 हो जाती है, ठीक है ना, एक्सियल लाइन पर। और 90 डिग्री पर मैक्सिमम होती है, परपेंडिकुलर यदि हम रखें पी पॉइंट की पोजीशन को। बात समझ में आ रही है। तो जैसे कि ये डायग्राम है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का एंगल यदि थीटा, ठीक है ना, एक्सियल लाइन पर हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर 0 हो जाएगा। यदि परपेंडिकुलर रखें तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर मैक्सिमम होगा। ये बात समझ में आ रही है। ये देखिए मैथमेटिकली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इस चीज़ को। यहाँ पर ये जो है वो 0 डिग्री हो गया डीवी वेक्टर, और इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डीवी इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। क्यों? क्योंकि साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 होता है। थैंक यू वेरी मच।